फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके रीट के एग्जाम के लिए सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। ऑप्शन क्या रखा है, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार। ठीक है, देखिए अगर हम लिखावट में कठिनाई की बात करें तो ये आपका किससे संबंधित होता है, डिस्ग्राफिया से संबंधित होता है। इसमें जो बच्चे की राइटिंग होती है पढ़ने योग्य राइटिंग नहीं होती, ठीक है, इलिजिबल राइटिंग होती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें तो ये क्या होता है, आपका एक पठन विकार होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो सही तरीके से शब्दों को पढ़ नहीं पाता है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा विकार है जिसमें जो बच्चे होते हैं वो शब्दों को सही तरीके से रीड नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिस्कैलकुलिया में क्या होता है, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, जो गणितीय अवधारणाएं होती है, बच्चा उसको समझ में नहीं आता है। ठीक है, जो कैलकुलेशन वगैरह होता है वो बच्चा सही तरीके से नहीं कर पाता है ना। तो ये डिस्कैलकुलिया वाले बच्चे के लक्षण होते हैं। अगर हम बात करें ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार, जिसे हम लोग ADHD के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बच्चे का ध्यान होता है वो लंबे समय तक किसी एक जगह पर टिक नहीं पाता है ना। कभी कुछ और करेगा, कभी कुछ और करने लगेगा। तो ये आपका भी यहाँ नहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया। ओके, ये आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हो। ठीक है, ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डिसलेक्सिया का, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो सही तरीके से शब्दों को पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, ये आपका मतलब अगर बच्चा लिखने में गलतियाँ कर रहा है तो आपका हो जाएगा डिस्ग्राफिया, बट सब शब्दों को पढ़ नहीं पा रहा तो आपका क्या हो जाएगा डिसलेक्सिया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज में, है ना। तो बच्चे को पढ़ने में कठिनाई आ रही है तो आपका क्या हो जाएगा डिसलेक्सिया। ओके, यहाँ पर जब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वगैरह समझने में दिक्कत आए तो आपका क्या हो जाएगा डिस्कैलकुलिया, है ना। इसके अलावा जब बच्चे का ध्यान एक जगह पर टिक नहीं पाए तो आपका क्या हो जाएगा ADHD। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। ऑप्शन दे रखा है मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी, बहुविध चिंतन। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें क्रिएटिविटी की, सृजनात्मकता की, तो ये आपकी किससे संबंधित होती है, अपसारी चिंतन से, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से, है ना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाए, कुछ नया क्रिएट कर पाए। ठीक है, और जो मल्टीपल डायरेक्शन में सोच सकता है वही कुछ नया क्रिएट करेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो क्रिएटिविटी होती है किससे संबंधित होती है, आपके अपसारी चिंतन से। ठीक है, अभिसारी नहीं होगा, कन्वर्जेंट से संबंधित नहीं होती है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, किसी एक ही ऑप्शन पे आकर के रुक जाना, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, है ना, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एक ही आंसर बता पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका अभिसारी चिंतन हो गया। ये बच्चे के अंदर डेवलप नहीं करना है, ये आपका क्या करना है, डाइवर्जेंट बेटर होता है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है कि जो क्रिएटिविटी होती है किससे संबंधित होती है, तो ये आपका अपसारी चिंतन से। ठीक है, अभिसारी से नहीं होती है, बात ध्यान रखेंगे। मॉडलिंग आपका यहाँ पर होगा नहीं। अनुकरण का तो मतलब होता है नकल वगैरह करना, जो कि आपके सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है ना। तो यहाँ पर ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, वैयक्तिक, अनुभविक, आंतरिक, बाह्य, है ना। अब देखिए अगर हम मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा की बात करें तो ये आपका दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका इंटरनल, है ना, यानी कि जब आप किसी भी कार्य को अपने मन से कर रहे हैं, ठीक है, आपको उस कार्य में करने में खुशी महसूस हो रही है, फिर जो आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का आपका कुछ खेल खेलने में इंटरेस्ट होता है तो फिर वो उसी फील्ड में कुछ अच्छा कर जाते हैं, या फिर किसी का डांस में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का पढ़ने में इंटरेस्ट हो सकता है ना। तो यहाँ पर जब भी किसी भी कार्य को करने में कुछ खुशी मिले या फिर आप उस कार्य को अपने मन से करें, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर क्या होता है इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है, जब आप कोई भी कार्य किसी पुरस्कार के लिए कर रहे हैं या फिर दंड से बचने के लिए कर रहे हैं, है ना, या फिर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप उस कार्य को कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों क्या सभी लोगों को लगभग जॉब चाहिए। ठीक है, तो जॉब कई सारे लोगों को इसलिए चाहिए ताकि उनकी शादी हो जाए, है ना, कई सारे लोगों को इसलिए चाहिए ताकि उनकी फैमिली चल पाए, है ना, और कई सारे लोगों का इसलिए भी जॉब चाहिए ताकि उनका रहन सहन सही तरीके से हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति है ना, वो क्या है एक्सटर्नल रूप से अभिप्रेरित है, बाहरी रूप से अभिप्रेरित है। रीज़न आपका कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, यानी कि जिस भी कार्य को करने का रीज़न बाहर हो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी कि बाय अप्रेडा, और किसी भी कार्य को करने का रीज़न अगर अंदर हो, ठीक है, अंदर से आपको मतलब आ रहा है कि ठीक है इसी फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, यही काम मुझे करना चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं इसी फील्ड में कुछ करूँगा या फिर कुछ करूँगी, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल मोटिवेशन। अब देखिए यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो क्या कर रहा है, उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है ना, तो उसे किसी ने कहा नहीं है दाखिला लेने के लिए, है ना, वो उसका मेडिकल कॉलेज में इंटरेस्ट है, वो इसलिए दाखिला लेना चाहता है और इसलिए वो क्या कर रहा है, कड़ी मेहनत भी कर रहा है ताकि प्रवेश परीक्षा को वो उत्तीर्ण कर पाए और मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले पाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरनल रूप से अपरेडित यानी कि आंतरिक अपरेडा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्यवहार करना पक्ष में आता है, ठीक है, सीखने के गतिक कोनेटिक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम व्यवहार की बात करें तो ये आपका कौन से क्षेत्र में आ जाएगा, सीखने के गतिक यानी कि कोनेटिक क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लीजिए अपने क्लासरूम में, ठीक है, अलग अलग तरीके के प्रदर्शनी, संगीत, नृत्य प्रस्तुति करवा रहे हैं ना, तो बच्चा क्या करेगा, हर एक चीज़ के बारे में थिंकिंग कर पाएगा, सोच पाएगा, है ना, और डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि कुछ अलग करना, कुछ नया क्रिएट करना, ठीक है, मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाना, यही तो क्या है आपकी क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना, ठीक है, बच्चा जो विभिन्न कल्चर के बारे में जाने, विभिन्न कला के बारे में जाने, ठीक है, नृत्य के बारे में जाने, है ना, उनके बारे में सोच पाए, थिंकिंग कर पाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ नया क्रिएट कर पाए, तो आपका क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी को यहाँ पर बढ़ावा देना या फिर क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता का मार्ग उपलब्ध कराना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित करना, नहीं, व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ये आपका जो है क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने की बात हो रही है, ये आपका नहीं होगा। विद्यालय के नाम रोशन करे, ये मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए जो नृत्य वगैरह या फिर जो डांस वगैरह कराए जा रहे हैं, ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, आपका ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है, ठीक है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। देखिए यहाँ पर सिंपल सा लिख ही रखा है, ठीक है, समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके सामाजिक गतिविधि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, ठीक है, यानी कि जब बच्चा ग्रुप वर्क करता है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन करता है, तो वहाँ पर बच्चे को जो थिंकिंग होती है वो डेवलप होती है, क्योंकि बच्चा वहाँ पर अपने विचार को तो रखता ही है, साथ साथ जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके विचार को भी जान पाता है ना। तो यहाँ पर जो ग्रुप वर्क होता है बच्चे को सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए एक जो टीचर होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ग्रुप वर्क कराने चाहिए, है ना। और जो आपके समाज संस्कृति की बात करते हैं वो मनोवैज्ञानिक कौन है, लेव वाइगोस्की, ठीक है, जो लेव वाइगोस्की, उनकी थ्योरी का नाम भी क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि समाज या संस्कृति की बात कौन करते हैं, आपके लेव वाइगोस्की करते हैं। हालांकि यहाँ पर ये क्वेश्चन था नहीं, बट जो सामाजिक वर्ड है इससे जो है मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ।